हेलो क्लास। अब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वर्क लाइवलीहुड एंड करियर। पार्ट पहला था कार्य आजीविका तथा जीविका। हम एक बार पहले भी कर चुके हैं ये चैप्टर। जिनको डाउट्स थे तो उनके लिए हम रिवाइज कर रहे हैं और इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ हमने लास्ट ख़त्म किया था। लास्ट हमने जेंडर के ऊपर ख़त्म किया था। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। फोर्थ पॉइंट था हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग, एटीट्यूड्स एंड अप्रोचेस टू वर्क एंड लाइफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड, यानी कि कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ और दृष्टिकोण, जीवन कौशल और कार्य जीवन गुणवत्ता। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर ये वाला टॉपिक कवर करेंगे और डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला है इसमें टॉपिक कि बेसिकली कि हमारी सोच हमारे काम पे क्या रोल है, मतलब हमारी जो एटीट्यूड है या हमारी जो थिंकिंग का सिस्टम होता है वो हमारे वर्क को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, क्या प्रभाव डालता है और हमारे नॉर्मल जीने में और हमारे स्किल्स डेवलपमेंट में ये सब का क्या रोल होता है। ठीक है, तो हम पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा इसमें एटीट्यूड्स एंड अप्रोचेस टू वर्क। एटीट्यूड्स एंड अप्रोचेस टू वर्क मतलब कि कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ और दृष्टिकोण, मतलब हमारा रवैया कैसे हमारे काम को प्रभावित करता है, कैसे इन्फ्लुएंस होता है उससे हमारा काम। अब इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सेम जॉब है, एक कोई भी जॉब आप उठा के ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, उसको जॉब मिल जाती है, तो वो सेम जॉब दो स्टूडेंट्स हैं, एक के लिए वो आइडियल जॉब है, कोई भी जो प्लेसमेंट में मिल रही है उसको। ठीक है, मानो डाटा एनालिस्ट की कोई जॉब है, किसी को मिल रही है, तो वो जो है वो एक के लिए आइडियल है कि वो उसकी ड्रीम जॉब है कि मुझे ये काम करना है, मैं इसके लिए बिल्कुल कैपेबल हूँ, मेरे एप्टीट्यूड के हिसाब से मुझे शौक़ है ये करने का। और दूसरा एक इंसान है, उसके लिए वो जो इंसान जॉब पे है, जो कर रहा है, उसके लिए हो सकता है वो जॉब एक बर्डन हो या वो उसको काम में बिल्कुल भी खुश ना हो उसे काम को करके। तो सेम जॉब है पर दोनों का क्योंकि रवैया उस नौकरी को लेकर अलग है, तो इसीलिए जो उसमें कार्य उस जॉब में जो उसकी परफॉर्मेंस होगी, उसका सक्सेस होगी, वो डिफ़र करेगी दोनों लोगों के लिए। तो एक ही नौकरी एक व्यक्ति का सपना हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के लिए वही सेम नौकरी एक बोझ मात्र हो सकती है। ठीक है, तो वो ये आप कंपैरिजन करेंगे हम, जो कि दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। पहला जो जिसके लिए ड्रीम जॉब थी वो उसमें क्या होगा, वो इंसान क्यों सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वो जॉब को, अपने काम को एंजॉय करेगा, उससे उसको खुशी मिलेगी। सेम अब जो दूसरा इंसान है जिसके लिए बर्डन है, वो क्या करेगा, उससे हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेगा, डिससेटिस्फैक्शन रहेगी उसे, उस काम में हमेशा वो कभी भी उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा, उसको मज़े के साथ नहीं कर पाएगा। जो इसके लिए ड्रीम जॉब है वो क्या करेगा, लुक फॉरवर्ड फॉर चैलेंजेस, यानी कि चुनौतियों की उपेक्षा ही करेगा वो, कि वो अपेक्षा करेगा कि मुझे चैलेंजेस मिले, चुनौतियाँ मिलें ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। जबकि जिसके लिए बोझ है वो क्या करेगा, चैलेंजेस को अवॉइड करने की कोशिश करेगा, बहाने ढूंढेगा कि मुझे कुछ ऐसा मुश्किल काम ना करना पड़े और वो बचने की कोशिश करेगा। उसके लिए जिसके लिए आइडियल थी, उसके लिए हैंडल डिफ़िकल्ट टास्क विद पॉजिटिव आउटलुक, वो सोचेगा मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क होगा कहेगा मुझे इससे सीखने को मिल रहा है, तो वो सकारात्मक रहेगा अपने जॉब को लेके। ठीक है, जबकि अगर सेम टास्क उसको डिफ़िकल्ट टास्क मिला तो वो क्या करेगा, वो डिफ़िकल्ट टास्क को पहले तो अवॉइड करेगा, दूसरा क्या करेगा, वो कंपेयर करता रहेगा कि उस इंसान को तो मुझसे कम मिला, मुझे इतना ज़्यादा क्यों काम मिला, तो इसीलिए उसका नेगेटिव हमेशा अप्रोच रहेगी काम को लेके, तो बचने की कोशिश करेगा। और उसकी अप्रोच कैसी होगी, उसकी अप्रोच हमेशा नेगेटिव रहेगी। ठीक है, उसकी अप्रोच जो हमेशा है
नेगेटिव रहेगी और वो हमेशा काम को कंपेयर करेगा कि दूसरा, हमेशा उसको लगेगा कि दूसरे को हमेशा मुझसे कम काम मिल रहा है, मुझे ज़्यादा मिल रहा है। पर वो ये चीज़ को कभी नहीं सोचेगा कि क्यों उसको आपको काम इसलिए कम लग रहा है क्योंकि वो अपने काम को एंजॉय कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फील्स गुड अबाउट दिस, उसे हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा, संतुष्ट रहेगा कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं अपनी मर्जी का काम कर रहा हूँ। जो जिसके लिए बोझ होगा वो क्या करेगा, क्रिटिसाइज़ करता रहेगा, कंपेयर करेगा अपने सैलरी को उससे भी ज़्यादा ऊंचे लोगों, क्योंकि वो उसको हमेशा लगेगा उसके काम काबिलियत से उसको हमेशा कम सैलरी मिल रही है, उसको कम तनख्वाह मिल रही है, और वो हमेशा अपने काम को क्रिटिसाइज़ करता रहेगा, अपेक्षा करता रहेगा अपने काम की कि मुझे नहीं, मेरे लायक ये काम है ही नहीं। फिर इस वजह से क्योंकि वो इंसान खुश है तो वो उसकी ईटिंग हैबिट्स भी अच्छी रहेंगी, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, खुश रहेगा, नींद उसको सही समय पर आएगी, तो उसकी सेहत बरकरार रहेगी। जबकि इसमें क्या होगा, क्योंकि वो हमेशा क्रिटिसाइज़ करेगा तो उसकी वजह से उसकी सेहत भी ख़राब रहेगी, उसकी नींद उसको सही समय पर नहीं आएंगे, उसके खान पीन का सब कुछ समय जो है वो ख़राब रहेगा। तो इसीलिए, और उसके लिए क्या होगा, वो लर्न फ्रॉम मिस्टेक, वो हमेशा अपनी गलतियों से पॉजिटिव आउटलुक रखेगा तो सीखेगा, और वो कभी भी सीख नहीं पाएगा क्योंकि वो उसका हमेशा फोकस कहाँ होगा, नेगेटिव साइड पे होगा। इसीलिए तो वो हमेशा सक्सेसफुल होगा और ये हमेशा क्या होगा, अनसक्सेसफुल होगा, और हमेशा कोई अलग चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है। Therefore, the perception of work by a person, that is how one perceives one work, यानी कि एक इंसान का रवैया, देखने का नज़रिया अपने काम को बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने काम को अगर वो पॉजिटिवली देखेगा तो उसको सारे मुश्किल सिचुएशन में एक पॉजिटिव नज़र आएगा, सीखने का एक ज़रिया नज़र आएगा। जबकि अगर कोई नेगेटिव अप्रोच रखेगा तो उसको हमेशा काम से बचने की ही कोशिश करता रहेगा। तो इसी तरीके से हैंडल सर्कमस्टांसेस, मुश्किल स्थितियाँ कैसे संभालता है, डिमांड्स को जॉब की कैसे संभालता है, कैसे देखता है, वो ये जो है ये सब चीज़ें निर्धारित करती हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा जॉब को लेके और उसकी जॉब से सेटिस्फैक्शन कैसी रहेगी। सो एटीट्यूड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ये सब कुछ दोनों अलग अलग एटीट्यूड वालों का हमने ऊपर कंपैरिजन देखा कि एक इंसान जो अलग अलग नज़रिया रखते हैं सेम काम को लेके, वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो जॉब से लेके से आने वाले मुश्किल सिचुएशन, मुश्किल स्थितियों का कैसे सामना करते हैं, कैसे सीखते हैं उससे, और कैसे अपनी नौकरी से खुश रहते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति अपने काम की परिस्थिति को कैसे समझता व उससे कैसे निपटता है, कितना अपने कार्य से संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, ये सब उसकी मनोवृत्ति या उसकी सोच या उसके बर्ताव पर निर्भर करता है। तो अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, एटीट्यूड, रवैया, काम को लेकर आपका नज़रिया किस तरीके से आपके काम को कैसे प्रभावित करेगा, आपके कार्य को कैसे प्रभावित करेगा, तो ये हमने सीख लिया। नेक्स्ट आपका क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, कार्य जीवन की गुणवत्ता को, वर्क लाइफ जो है आपकी कैसी होगी, ये दो चीज़ों, ये जो है ये आपकी मेन चीज़ों पे, वर्क कंडीशन, आपके काम का कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा आपके वातावरण है, आपके कार्यस्थल का कैसा माहौल है, उस पर निर्धारित करता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा होगा, वर्क लाइफ कैसी होगी। ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, वर्क कंडीशन पे। वर्क कंडीशन यानी कि सेटिस्फाइंग एम्प्लॉय सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी कि एक अगर कोई भी मजदूर है या कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी कर्मचारी है, अगर उसकी कार्यस्थल पर सभी सोशल यानी सामाजिक ज़रूरतें और साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें यानी मेंटल, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला जा रहा, और सामाजिक आवश्यकताएं जो उसको नॉर्मली चाहिए सोसाइटी में जीने के लिए, उन सब की अगर उसकी सेटिस्फाइड हो रही हैं ज़रूरतें, तो वो उसका वर्क कंडीशन अच्छी रहेगी, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छी रहेगी। ठीक है। सो दैट दे आर सेटिस्फाइड विद दी वर्क। से तो अपने काम से खुश रहेंगे, काम से खुश रहेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, है ना, बेटर परफॉर्मेंस रहेगी उनकी। हिंदी वालों के लिए, अगर कर्मचारी की सामाजिक
और मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें यानी मानसिक आवश्यकताएं भी पूरी। एग्जाम्पल देते, सामाजिक, जैसे उसको कहीं जाना है फंक्शन में, उसको उसकी छुट्टी मिल रही है, या उसकी तबीयत ख़राब है, उसको उसकी छुट्टी मिल रही है, तो वो टाइम पे उसकी सारी नीड्स फुलफ़िल हो रही हैं, या उसको पैसे उसी के हिसाब से मिल रहे जितना वो काम कर रहा है, तो ये भी सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हो रही है। मनोवैज्ञानिक हो रही है कि जितना वो काम कर पाता उसके ऊपर बार बार प्रेशर तो नहीं डाला जाता कुछ काम करने के लिए, उसको मेंटली इशू तो नहीं दिया जाता, अगर वो कोई बीमार हो जाता उसको ज़बरदस्ती बुलाया तो नहीं जाता वो काम करने के लिए, तो इससे उसकी मानसिक ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी। तो मानसिक ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी, अपने काम से खुश नहीं रहेगा और वो उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ डिपेंड करती है हमारे काम का माहौल कैसा है, वर्क कंडीशन कैसी है। ठीक है, अगर हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी हम खुश रहेंगे, हम काम अच्छे से करेंगे। अगर ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी हम खुश नहीं रहेंगे और हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। सच एनवायरनमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय फॉलोइंग। तो कोई भी कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें क्या करना चाहिए कि उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो है अच्छी रहे और सभी एम्प्लॉय जो अपना बेस्ट दे 100%। तो ऐसा वातावरण निम्न बातों द्वारा बनाया जा सकता है। पहला, एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड फुलफिल्ड इन एडिशन टू दी ऑर्गेनाइजेशनल नीड। हम ज़्यादातर काम पे क्या करते हैं, हम सिर्फ काम पे ही ध्यान देते हैं कि हमें काम पे कोई टारगेट मिला है कि आज के दिन में ये करना है तो वही करना है, वही करना है, वही करना है, पर ये तरीका गलत है। तो अगर हम उसमें एक इंसान की खुद की ज़रूरतें हैं कि उसकी तबीयत कैसी है, अब कि वो कर पा रहा है, उसे कैपेसिटी से ज़्यादा तो नहीं दे रहे, उससे पूरा दिन हम काम तो नहीं निकलवा रहे, अगर हम उसको घर में जाना है, उसको खाना खाने का समय मिल रहा है, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं का भी ध्यान उतना ही रखा जा रहा है जितना कि काम की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा रहा है, तो जो है हमारा एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा। तो इसीलिए हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं QOW, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, सॉरी QWL, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ QWL जो है हमारा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा QWL क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। फिर आता है पॉजिटिव क्लाइमेट। एक खुश मिजाज माहौल अगर हमारे कार्यस्थल का है तो सब लोग खुश रहेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड है, सब हंस मिल के काम कर रहे हैं, कोई किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, अननेसेसरी कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा, किसी को नीचे गिराने की कोशिश नहीं कर रहा, तो उससे सबकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क क्लाइमेट बहुत ज़रूरी है। फिर है मोटिवेशन, प्रेरणा। अगर किसी भी कारणवश कोई काम नहीं सही से कर पा रहा तो उसे मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होगा, जो सुपीरियर्स होते हैं उनके, तो वो उसे प्रेरणा दे रहे हैं, मोटिवेट करें कि करो। और कोई बहुत अच्छा करता है तो उसको प्रशंसा भी करनी ज़रूरी है, नहीं तो वो आगे काम करने के लिए कभी किसी ने मानो अपना 100% दिया, काम से डेडलाइन से पहले काम कर लिया, तो फिर भी उसे अगर कोई इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं करेगा तो फिर उसकी परफॉर्मेंस आगे काम करने के लिए वो कभी मोटिवेट नहीं होगा। तो मोटिवेशन ज़रूरी है। फेयरनेस एंड इक्वालिटी। फेयरनेस एंड इक्वालिटी मतलब कि सबके साथ समान बर्ताव, किसी को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी जा रही, किसी को कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही, किसी को कोई ऐसा नहीं है कि एक पे काम ज़्यादा दे दिया बाकी सबको नहीं कम काम मिल रहा है। तो ये चीज़ जो समान बर्ताव है, सबको समानता के साथ देखना ज़रूरी है। फैसिलिटेट टेक्निकल कॉम्पिटेंस यानी तकनीकी क्षमता सुनिश्चित करना। एक तो ये इसमें दो चीज़ें आएंगी कि उसी इंसान को काम दिया जाए जिसे वो काम करना आता है, जिसे कंप्यूटर पे काम करना आता है उसी को दिया जाए। दूसरा, कोई ऐसा काम है जिसमें कंप्यूटर की ज़रूरत है और उसे वो चीज़ नहीं दी जा रही, ये भी तरीका गलत है। तीसरा, अगर उसको नहीं आता तो और उसे बोला जाए कि तुम करो और उसके लिए उसको ट्रेनिंग भी नहीं दी जा रही, वो भी गलत है। तो ये सुनिश्चित करना कि जिस चीज़ के लिए जौन सी टेक्निकली चीज़ की या तकनीकी आवश्यकता है वो सुनिश्चित हो रही है कि नहीं। ठीक है, किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखना और ख़ुद कुछ प्रोवाइड मत करना, मतलब उसके साथ उम्मीद हो कि वो सब कुछ अपने आप कर लें और उसके लिए कोई उसकी हेल्प नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही, वो चीज़ गलत होगी। फिर आता है अट्रैक्टिव एंड सेफ एनवायरनमेंट। तो अगर जैसे कि आसपास स्वच्छता नहीं है, क्लिनलीनेस नहीं है, या फिर बहुत जो जिस जगह पे काम दिया जा रहा है बहुत ही अनटाइडी सी जगह है, तो वो सेफ़ नहीं है, कोई वहाँ पे कोई खतरा है किसी चीज़ का, तो वो काम कभी भी सुरक्षित नहीं, वो कोई इंसान सेफ फील नहीं करेगा वहाँ आने से, तो उसकी परफॉर्मेंस अपने आप
डिक्लाइन रिड्यूस हो जाएगी, सही नहीं रहेगी। तो इसीलिए सेफ एनवायरनमेंट और अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट, आकर्षक और सुरक्षित वातावरण होना बहुत ही ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग जॉब एंड चैलेंजेस, अगर जॉब मोनोटोनस होगी, बोरिंग होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो एक इंसान एक समय के बाद ऊब जाएगा। तो चैलेंजेस, उसमें बदलाव, उसमें मुश्किलें थोड़ी, और उसको किसी तरह इंटरेस्टिंग बनाना बहुत ही ज़रूरी काम होता है किसी को भी काम पर टिका के रखने के लिए, ठीक है। फिर है एज पर एप्टीट्यूड ऑफ द पर्सन। एप्टीट्यूड ऑफ द पर्सन मतलब कि कोई अगर किसी चीज़ के काबिल है तो उसे वही काम दिया जाए। जैसे कि किसी की ड्राइंग अच्छी है तो उसे ही वो ड्राइंग वाला काम दिया जाए। ऐसा नहीं है कि किसकी ड्राइंग ख़राब है आप उसे ड्राइंग वाला काम देंगे तो वो ऑब्वियसली कभी सक्सीड नहीं कर पाएगा और फिर वो डीमोटिवेट हो जाएगा अपने काम को लेकर, क्योंकि वो कभी अच्छा ही नहीं कर पाएगा, उसमें वो चीज़ उसके काबिल ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए काम के एप्टीट्यूड के हिसाब से, उसकी कार्य क्षमता के हिसाब से, कार्य की योग्यता के हिसाब से उसे काम दिया जाना चाहिए। टीम स्पिरिट होना ज़रूरी होता है किसी भी कार्यस्थल पर, क्योंकि सबका काम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। एक इंसान करता है फिर दूसरा करता है फिर तीसरा करता है, तो सही तरीके से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सही इंसान को सही उसकी योग्यता के हिसाब से देना, बराबर काम देना सबको, और सबका मिलजुल कर काम करना। कोई किसी के साथ पर्सनल ग्रजेस नहीं निकाले, किसी को नीचा ना दिखाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ट्रेनिंग, अगर किसी को किसी चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो ज़रूर देना। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, कि सबको के अंदर कोशिश करना कि सब अपने काम को लेके कॉन्फिडेंट रहें, कोई किसी को डीमोटिवेट करके उसका कॉन्फिडेंस नहीं कम करना। प्रशंसा, अगर कोई अच्छा काम करता है उसकी प्रशंसा ज़रूर करनी चाहिए। अगर कोई ख़राब करता है तो उसे एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन की ज़रूरत है। फीडबैक, और अगर कोई अच्छा करता है तो उसे भी प्रोत्साहन की ज़रूरत है ताकि वो आगे अच्छे से काम कर सके। फीडबैक, अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसकी परेशानियों को हल करना चाहिए, और अगर कोई किसी सुझाव देता है तो उसके सुझाव को ज़रूर मानना चाहिए। भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट, सबकी बराबर होनी भागीदारी होनी चाहिए, और अगर वो ये जो कि सुझाव दे तो उसके सुझाव को ज़रूर हिस्से में लाना चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, सबको विकसित होने के लिए अवसर ज़रूर मिलने चाहिए। कोई एक जगह पे पड़ा ना रहे पूरी ज़िंदगी, ऐसा ना हो। सबको हम ग्रो करने के अवसर मिलने चाहिए, विकास करने के अवसर, ताकि उनकी, जैसे कोई ग्रेड 1 पे था, पहले छोटी पोस्ट पे था, फिर उसको बढ़ने के लिए उसकी सैलरी बढ़े या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े या कोई ऐसा काम जो करना चाहे वो बढ़े, तो वो उससे हमेशा उसको ग्रो करने के अवसर ज़रूर देने चाहिए। फिर आता है लाइफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड के लिए मतलब आजीविका के लिए कुछ स्किल्स होने ज़रूरी हैं। कौन सी स्किल्स होती हैं? स्किल्स एंड एबिलिटीज़ फॉर पॉजिटिव बिहेवियर टू इफ़ेक्टिवली डील विद वर्क बेस्ड चैलेंजेस एंड डिमांड्स, ठीक है। यानी कि इसमें वो स्किल्स आती हैं जो कि आपको सकारात्मक व्यवहार, पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव बिहेवियर बनाने में, और वो कब बनाना अपने में मदद करते हैं, वो बर्ताव, वो कौशल या वो गुण बोलो आप, वो गुण जो कि आपको हर स्थिति में, मुश्किल स्थिति में भी और अच्छी स्थिति में भी आपको एक सकारात्मक व्यवहार बनाने में मदद करते हैं, ताकि आप जो भी काम से रिलेटेड, कार्य से रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं आपको, आप उसका सामना सही तरीके से कर पाए। तो लाइफ स्किल्स में क्या आ गई, मतलब काम करने के लिए पॉजिटिव बिहेवियर आप कैसे मेंटेन करके रखेंगे, कभी भी नेगेटिविटी नहीं आने देंगे अपने काम को लेकर, तो उस स्किल को, उन गुणों को हम लाइफ स्किल्स या जीवन कौशल कहते हैं, ठीक है। वह क्षमताएं जिनकी ज़रूरत सकारात्मक व्यवहार बनाए रखने और रोज़ के कार्य में आने वाली चुनौतियों का अच्छे तरीके से सामना करने में मदद मिलती है, उन क्षमताओं को, उन गुणों को हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। These skills promote and protect life, health and well-being in all situation। सिर्फ कार्यस्थल पर नहीं, ये ज़िंदगी में हमेशा हमें काम आते हैं। हमारी ज़िंदगी में हमेशा मुश्किल सिचुएशन आती है, तो हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहे, हमारी हेल्थ पे कोई नुकसान ना हो, हमारी लाइफ ग्रो कर सके इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस, बैड सिचुएशंस एंड वेल बीइंग, और हम हमेशा सही रहें, हमारी सेहत बरकरार रहे,
तो ये जो है ये स्किल्स हमें इसमें भी मदद करती हैं। तो हमारे काम के साथ साथ ये स्किल्स हमारी नॉर्मल लाइफ में भी मदद करते हैं। तो यह कौशल सभी परिस्थितियों में अच्छा स्वास्थ्य, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे हमारे सीधा हमारी हेल्थ जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। इसीलिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिविटी से आप नीचे गिरेंगे, पॉजिटिविटी से आप ऊपर जाएंगे और कल्याण बनाए रखने में मदद मिलती है। तो इसमें क्या क्या आते हैं? 3 स्किल आते हैं, 3 गुण हैं इसमें। पहला है थिंकिंग स्किल, सोच अपनी पॉजिटिव रखनी है आपने। कोपिंग स्किल, कैसे सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। और तीसरा है सोशल, सोच, मुकाबला और कौशल, सोशल। तो ये कोपिंग मतलब कि जो आप बिहेवियर आ गया, थिंकिंग मतलब आपका एटीट्यूड आ गया, सोशल मतलब आपका सोशल सामाजिक स्तर पर आ गया। ठीक है, जैसे कि एनहांस, अब अगर आप ये तीनों चीज़ें क्या करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव कॉपिंग रखेंगे, सोशली पॉजिटिव रहेंगे, तो आपकी जो लोगों से इंटरेक्शन जिनसे मिल रहे हैं वो एटीट्यूड जो है वो अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा और आपका डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में आप वो मेंटेन कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप शांत रहेंगे और रिजिलियंट मतलब कि उतार चढ़ाव आने के बाद आप वापस नॉर्मल हो गए, आपको फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि मुश्किलों से उबरने में आपको मदद मिली। ठीक है, हिंदी वालों के लिए इसमें क्या क्या आता है इन कौशलों में? चिंतन कौशल, मुकाबला करने के कौशल और सामाजिक कौशल। आपने ये सकारात्मक रखे तो आपका लोगों के साथ व्यवहार सकारात्मक रहेगा और आप वातावरण के अनुकूल मतलब स्थिति के हिसाब से आप बर्ताव करेंगे, व्यवहार करेंगे। आप शांत रहेंगे हर स्थिति में और मुश्किल आने के बाद आप उससे वापस नॉर्मल हो जाएंगे। अब ये कौशल क्या है? 10 स्किल्स होती हैं, ये बहुत ज़रूरी स्किल्स हैं ये। इससे क्या होता है कि these attitudes enable people to behave in healthy ways। मतलब इससे क्या होता है, वो स्वस्थ व्यवहार करते हैं, योग्य व्यवहार करते हैं। ठीक है, समुचित व्यवहार, सही व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये स्किल्स हैं। पहली स्किल है सेल्फ अवेयरनेस। अगर कोई इंसान स्वजागृत, अपने आप को लेकर उसको सारी नॉलेज है कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, मुझे कब कैसा व्यवहार करना चाहिए, अगर उसको अपने बारे में हर एक नॉलेज है, हर एक जानकारी है, तो वो इंसान ने क्या किया, उसके अंदर लाइफ स्किल्स उसके अंदर डेवलप्ड हैं। ठीक है, लाइफ स्किल्स उसके अंदर हैं, तो वो कभी भी अपने किसी भी चीज़ में अनसक्सेसफुल नहीं होगा, हमेशा सक्सीड ही करेगा, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव रह सकता है। दूसरा कम्युनिकेशन, अगर उसमें कम्युनिकेशन के स्किल हैं, मतलब वो अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, बात कर सकता है लोगों के साथ, तो भी वो कौशल जो है उसने लाइफ स्किल में ही आएगा और वो कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता। तीसरा है डिसीजन मेकिंग या निर्णय लेना। निर्णय लेना मतलब कि कभी भी वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उसकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित नहीं होती। मतलब कि ऐसा नहीं है कि गुस्से में या जल्दबाजी में वो गलत डिसीज़न ले ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वो कभी भी रॉन्ग डिसीज़न नहीं लेगा, हमेशा सोच समझ कर ही डिसीज़न लेगा, निर्णय लेगा। क्रिएटिव थिंकिंग, हर चीज़ को क्रिएटिव तरीके से हमेशा सोचता है वो इंसान। तो जैसे एक इंसान जो कर रहा है वो उसी को ही फॉलो नहीं कर जाए, जैसे ये इसने भी यही किया, उसने भी यही किया, इसने भी यही किया, तो मैं भी यही करूँ, नहीं, वो कोशिश करता है कि मैं इसे कुछ अलग तरीके से करूँ। तो क्रिएटिविटी उसने अपनी शो करी। कोपिंग विद इमोशंस, हमेशा अपने जो इमोशन, अपने जज्बातों को, अपने उससे अपने मनोभावों को हमेशा कंट्रोल कर सकता है, उसे बच सकता है। तो कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसे डील कर लेता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। एम्पथी या परानुभूति मतलब कि मैंने पहले भी आपको बताया, एम्पथी एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें आप कि अपने आप को किसी और की जगह रख के देख सकते हैं। जैसे कि एक इंसान है तो वो उसकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फील कर सकता है और उसका कोई सल्यूशन भी निकाल सकता है। ठीक है,
एक होता है कि हमें किसी से सिंपैथी होती है कि हम कोई रो रहा हो तो हमें लगता है कि हम उसके लिए पिटी फील करते हैं, बुरा लगता है हमें। एक ये हो गया सिंपैथी कि बस हमें बुरा लगा। एम्पैथी का मतलब होता है आप अपने आप को उसकी जगह रखते हो और वो ही सेम फील कर सकते हो जो वो इंसान कर रहा है। सिंपैथी बाहरी तौर पे होती है, एम्पैथी अंदरूनी तौर पे होती है। आपको फील हो रहा होता है, आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो। तो चेंज अगर आपको ज़िंदगी में किसी की लानी होती है तो उसके लिए लोगों में एम्पैथी होनी ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ वो फील कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, रवैया आपका कैसा है दूसरों के साथ। अगर पॉजिटिव है तो आप सक्सीड करोगे। अगर आप हमेशा दूसरों के साथ नेगेटिव तरीके से रखते रहते हो, दूसरों को बुराई करते हो, दूसरों को निकम्मा देखते हो अपने आप से, तो फिर जो है वो आप सक्सीड नहीं कर पाओगे। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मुश्किल सिचुएशन में काम आता है, क्योंकि आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, कोई चीज़ ऐसी है जो कभी सॉल्व नहीं हुई, या कभी कोई बिल्कुल ही जैसे कोविड की अभी सिचुएशन है, तो आपको जो बड़े बड़े जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उन्होंने क्या वो इसके लिए उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी निकाली, तो वो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू निकाली। उन्होंने सोचा, कोई हम सब तो उसके प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, वो इंसान सोल्यूशन पे फोकस करता है कि इस चीज़ का आप कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इस तरीके से वैक्सीन जो निकाल रहा है, तो वो लोग प्रॉब्लम को सुलझाने पे ध्यान रखते हैं, तो वो इंसान जो है वो सीख सकता है, सक्सीड कर सकता है, और ये उसकी लाइफ स्किल में ही इंक्लूड होता है। फिर आता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब ये नहीं कि बुराई करनी है आपने। क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक चिंतन का मतलब है आप नेगेटिव तरीके से भी उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को भी देखते हो और पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी देखते हो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपने उसकी बात मान ली, आप उसकी डेप्थ तक गए, उसकी गहराई तक गए, फिर आपने सोचा कि सही क्या है इसमें से, कि जो मुझे बोला जा रहा है क्या वो सही है, या फिर इसका कुछ और मतलब हो सकता है, इसको कोई और तरीके से भी देखा जा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि आप अपनी सोच रखते हो और आपने उसको पूरा एनालाइज करा और फिर किसी निर्णय पर, किसी सोल्यूशन पर आप आए। फिर लास्ट पॉइंट है कोपिंग विद स्ट्रेस। सबको तनाव होते हैं, पर आपने क्या किया, आप उस तनाव से बाहर कैसे आए, वो इसमें आता है कोपिंग विद स्ट्रेस। तो जो इंसान अपने स्ट्रेस पे काबू पा लिया, उसने क्या किया, अपने करियर पे कभी भी वो पिछड़ नहीं सकता। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट इसमें है वही आपकी जो लाइफ स्किल्स में आ गई, कि जिस इंसान का नॉलेज है, जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ है, जिसकी लाइफ स्किल्स अच्छी हैं, तो वो इंसान कैसा होगा, वो हमेशा उसका सफलता पाएगा। साइको सोशल कॉम्पिटेंस होंगी उसमें, उसका बर्ताव हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और अगर उसका बर्ताव पॉजिटिव है, उसकी सोच पॉजिटिव है, वो सक्सीड कर रहा है, तो उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और वो हमेशा नेगेटिव बिहेवियर से दूर रहेगा। इसीलिए क्या, एक तो ज़रूरी है ज्ञान, किसी भी चीज़ को नॉलेज होनी ज़रूरी है। फिर आपके एटीट्यूड होना ज़रूरी है। फिर एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड। फिर मूल्य होने ज़रूरी हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ होनी चाहिए, आपके पॉजिटिव गुण होने चाहिए। और ये जितने हम 10 कौशल हमने पढ़े, वो जीवन कौशल आप सबको मिलाएंगे तो एक इंसान योग्य इंसान बनेगा, सक्सेसफुल होगा, अच्छा लोग व्यवहार करेगा लोगों से। अगर ये दोनों सक्सेसफुल भी है और अच्छा व्यवहार भी कर रहा है, तो उसका स्वास्थ्य सकारात्मक अच्छा रहेगा और वह नकारात्मक व्यवहार या नेगेटिव सोच से दूर रहेगा। तो आपने अगर ये जो हमने पढ़ा अभी तक टॉपिक, वो कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है कि आप कैसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से पर्सनल भी डेवलपमेंट होगी आपकी, इससे सोशल चेंजेस भी अगर आप लाना चाहते हैं तो आपको ये स्किल्स अपनानी होंगी। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव वैल्यूज़, पॉजिटिव लाइफ स्किल्स, और फिर आपकी नॉलेज। तो ये सब मिलके आपका क्या करेंगे, अगर सोशल इम्पैक्ट पूरी दुनिया में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो वो तभी मेंटेन हो सकता है। और ये जो है साथ के साथ आपकी खुद की सेहत तो इससे बनी रहेगी। तो कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है, इसमें प्रभावशाली कुछ बदलाव लेके आ रहे हैं, दुनिया में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, कोई प्रभाव लेके आ रहे हैं, होगा तो सब व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव
और इससे आपके स्वयं स्वास्थ्य भी बरकरार रहेगा। दोनों चीज़ों को आप मेंटेन कर सकते हैं। अपनी ग्रोथ, मतलब कि आप सक्सेसफुल भी हो रहे करियर वाइज, आप सामाजिक बदलाव भी लाए, सोशल इम्पैक्ट भी लेके आ रहे, समाज में कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, और अपना स्वास्थ्य भी आपका सही है। ठीक है, तीनों चीज़ें मेंटेन हो सकती है अगर आपने ये बेसिक रूल्स फॉलो किए। लास्ट आपका पॉइंट है सॉफ्ट स्किल्स एट वर्क प्लेस। सॉफ्ट स्किल्स एट वर्क प्लेस का बेसिकली मतलब है जो इन हैंड स्किल्स चाहिए। अभी तक हम जो बिहेवियरल पढ़ रहे थे कि कैसा बर्ताव होता है, कैसा एटीट्यूड होता है, ठीक है। अब इसमें हमारा आएगा कि इन जो हम इन हैंड स्किल्स जो हमें चाहिए होती हैं कोई भी काम करने के लिए, वो सब, ठीक है। तो पहला है वर्क में प्रोडक्टिविटी करना, मेहनत बेसिकली जैसे होती है ना, तो मेहनत जो इतना भी हम कर सकते हैं। तो वर्क प्रोडक्टिविटी बहुत से पहला तो कार्यस्थल पर आपने आवश्यक प्रक्रिया कौशल या सॉफ्ट स्किल कौन कौन से कार्यस्थल पर ज़रूरी होते हैं। तो पहले कार्यस्थल पर जो आवश्यक प्रक्रिया कौशल या मेन पहली सॉफ्ट स्किल है प्रोडक्टिविटी, वर्क प्रोडक्टिविटी या कंस्ट्रक्टिव वर्क जो हम बोलते हैं कि आप वो कंस्ट्रक्टिव वर्क या प्रोडक्टिव कैसे करेंगे आप अपने काम को, जब आपकी काम की हैबिट्स पॉजिटिव होंगी, आपका काम को लेके एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, आप नॉलेज गेन करते रहेंगे, अपने काम से रिलेटेड स्किल्स अपने इम्प्रूव करेंगे, कौशल इम्प्रूव करेंगे, आप अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप अनुभवी हो जाएंगे अपने काम को लेके, हमेशा उत्साहित रहेंगे अपने काम को लेके, जोश में रहेंगे, अपने काम को अच्छी गतिशीलता से करेंगे, मतलब पेस बना के रखेंगे अपना, अपने काम में इन्वॉल्व रहेंगे, लगाव रखेंगे उससे, और आप जिस जगह काम कर रहे हैं उस संस्था में अपनापन महसूस करेंगे। तो आपका जो वर्क है वो प्रोडक्टिव होगा। तो यानी पहली वर्क जो आपकी सॉफ्ट स्किल है वो आप अचीव कर लें। दूसरी सॉफ्ट स्किल होती है लर्निंग इफेक्टिवली। तो प्रोडक्टिविटी ज़रूरी है काम के लिए, ये मेन हो गया। सेकेंड चीज़ है कि आपने सीखना भी है। तो सीखने के लिए जो मेन चीज़ें शामिल होती हैं वो होती है जैसे पढ़ना, लिखना, काउंटिंग, कंप्यूट करना, तो ये सब तो ज़रूरी है। जैसे पढ़ना नहीं आएगा तो आप कैसे सीखेंगे, लिखना नहीं आएगा तो भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, कंप्यूट नहीं करना है, गणना करनी नहीं आएगी तो भी आप नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे। फिर आपको उस जॉब से रिलेटेड कोई भी चीज़ स्किल की ज़रूरत है तो वो स्किल सीखना, जैसे कि मानो कोडिंग करनी ज़रूरी होती है किसी जॉब के लिए, तो वो कोडिंग करना आपको आना ज़रूरी है, तो ये भी लर्निंग है, सीखिए। यूजिंग लर्निंग टूल्स, और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है काम को करने, जैसे कि कोई इक्विपमेंट चलाना आना चाहिए आपको, तो या तो आप वो पहले इक्विपमेंट चलाना सीखिए, तो वो चीज़ सीखनी ज़रूरी है। फिर सीखना क्या ज़रूरी है, कैसे मेहनत करनी है और कैसे मोटिवेटेड रहना है, दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहने की जगह सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहना है। फिर कार्य क्षमता अपनी बढ़ानी है, क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब कार्य करना भी जल्दी भी करना है और अच्छी क्वालिटी का भी करना है। और फिर अपनी नॉलेज हमेशा गेन करते रहे, अपनी जो करंट नॉलेज है उसको वृद्धि करते रहें और नई नई चीज़ें सीखें, ठीक है। कोशिश करें कि नए नए तरीके के काम में इन्वॉल्व रहें। तो तीसरी का सॉफ्ट स्किल होती है कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, यानी जो इंसान लोगों से बातचीत सही तरीके से स्पष्ट संप्रेक्षण संप्रेक्षण होगा, स्पष्ट संप्रेक्षण जो कर सकता है, अच्छे से सही तरीके से अपनी बात रख सकता है। कैसे, चाहे लिख कर रखना है, चाहे बोल कर, चाहे, और उसके लिए सुनना ज़रूरी है। आपको कोई चीज़ अपनी रखनी है तो आप दूसरे की बात भी सुनने का टैलेंट होना चाहिए। तो अच्छे संप्रेषण के लिए लिखना अच्छे से आना चाहिए, बोलना अच्छे से आना चाहिए, सुनना अच्छे से आना चाहिए, और जो भी आपकी विचारधारा, जो भी आप बोलना चाहें वो जो है वह आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें, सही तरीके से स्पष्टता से प्रस्तुत करना। जैसे मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो मुझे अपने जो थॉट्स हैं वो अच्छे से अगर मैं नहीं कर पाऊँगी तो आप तक वो नहीं पहुँचेगी, जो कि मेरा वर्क जो है फिर वो स्किल्स में काउंट नहीं होगा। तो मुझे उसमें भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। वर्किंग कोऑपरेटिवली, एक दूसरे से मिलकर काम करना सीखना ज़रूरी है। मिलजुल कर काम करेंगे तो समस्या जल्दी सुलझेगी, टीम वर्क होगा, जल्दी काम हो जाएगा, अगर झगड़े वगैरह कम होंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे सब लोग, और सारा ज्ञान नॉलेज है वो सब में बंट जाएगी, तो जिसको जो ज्ञान मिला वो दूसरे को भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनाइजेशन, कार्यस्थल से आपको लगाव होना ज़रूरी है।
उसको आप जुड़ाव होना ज़रूरी है। आपको वो नहीं होगा तो आप फिर आप पर्सनली काम कर रहे हैं, वो आप किसी चीज़ के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हैं। तो आपको सीखने को फिर आपका मूड होगा, फिर आपका मन करेगा कि सबके साथ मिल के सीखे, चाहे हमें पर्सनली क्या जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो उसको नज़रअंदाज करके हम सब मिलकर काम करें, ताकि क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। थिंकिंग क्रिएटिवली एंड क्रिटिकली, तो यानी वही मैंने कहा, किसी की बातों में ना आकर अपने दिमाग से सोचना और उसमें परिवर्तन करते हैं, उसको कोशिश करना कि कैसे और ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से किया जा सके, वो ज़रूरी है। इसके लिए कुछ गुण होने चाहिए एक इंसान में। तो ये कहा गया है कि वो इंसान सक्सेसफुल होता है अपने जीवन में जिसमें एनालिटिकल स्किल होती है, क्रिटिकल एवेल्युएशन स्किल होती है और इनोवेशन होती है। जो इंसान ये 3 चीज़ें करता है अपनी लाइफ में, वो इंसान हमेशा सक्सेसफुल होता है। यानी विश्लेषणात्मक चिंतन, यानी कि एनालाइज करता है हर चीज़ को, कोई भी चीज़ उसको टास्क मिल रहा है पहले वो पूरा उसको थरली पढ़ेगा, फिर उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करेगा, उसको एक एक पॉइंट वाइज देखेगा कि ये कैसे हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है, फिर उसमें इनोवेशन करेगा, उसमें बदलाव लेके आएगा। जैसे कि मुझे अगर कोई काम मिला है, ठीक है, मुझे एक चैप्टर पढ़ाना है, तो मैं पहले वो चैप्टर 3-4 बार थरली पढ़ूँ, फिर उसके बाद मैं देखूँ कि इसमें ये पॉइंट ज़रूरी है, इस पर फोकस होना चाहिए, फिर मैं देखूँ कि मुझे वो चैप्टर कैसे क्रिएटिव तरीके से पढ़ाना है कि सबको समझ आ जाए। तो ये 3 गुण हो गए। एनालिटिकल मतलब कि मैं पूरा डिटेल में मैंने एनालाइज किया, मैं सिलेबस लेके आई, मैंने देखा कि ये सिलेबस है, इसमें ये चीज़ें पूछी हैं, फिर मैंने पिछले साल के पेपर निकाले, फिर मैंने देखा अच्छा ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, फिर मैंने बैठ के क्या किया, फिर मैंने वो लिस्ट बनाई कि ये मेन टॉपिक्स हैं और इसमें ये कंटेंट होना चाहिए, फिर मैंने उसे क्रिएटिवली या इनोवेशन करके उसको आप तक पहुंचाया। तो वो क्रिएटिव स्किल हो, ठीक है। तो एज एन एग्जांपल है, पर आपके काम पे डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा मिसलिनियस में आ जाते हैं अन्य गुण क्या होने चाहिए, अन्य स्किल होने चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, यानी कि एक जगह में ध्यान, मतलब एक काम कर रहे हैं तो उसको अच्छे से ध्यान लगा के करें। अलर्टनेस, सतर्कता, तब क्या हो चल रहा है वो सब पता होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, सूझबूझ, कई बार क्या होता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको इमीडिएट स्टेप लेने पड़ जाते हैं, तो वो चीज़ करना है और सही से निर्णय लेना। टैक्टफुलनेस, व्यवहार कुशलता, अच्छे से व्यवहार करना। एम्पैथी मैंने आपको बताया, परानुभूति मतलब दूसरे की जगह अपने आप को फील करना, ताकि किसी के साथ कोई कहीं पे भी आप गलत व्यवहार ना कर दें या किसी के सिचुएशन किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना कर सकें काम को लेकर। एबिलिटी टू ट्रेन, प्रशिक्षण देना, दूसरों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़े तो वो भी कर सके। सही इंसान को सही काम सौंपना, तो इसको डेलीगेशन कहेंगे। सही इंसान को आपने सही काम सौंपना है। मैनेजमेंट और दूसरों से काम निकलवाना, दूसरों से काम करवाना भी ज़रूरी आना चाहिए। फोर्थ थॉट, यानी कि पहले से सोच के रखना है, तैयारी करके रखना हमेशा, पहले से प्रिपेयर्डनेस। विजन, एक आपके दृष्टिकोण होना चाहिए, अपने एक सोच होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग, कई बार एक साथ 3-4 काम करने पड़ जाएं तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए और उसके लिए अपने दिमाग को, अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए। तो ये आपका सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का 4th पॉइंट कवर हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम इसका अर्गोनॉमिक्स रह गया है और एंटरप्रेन्योरशिप रह गया है, वो करेंगे। और साथ के साथ हम 5th चैप्टर कवर कर रहे हैं, फूड सेफ्टी एंड फूड प्रोसेसिंग। इससे रिलेटेड असाइनमेंट आपको पहले दी जा चुकी है, आप उस पर काम कीजिए। अगर किसी के पास नहीं है तो मैं शेयर कर सकती हूँ, जिसने नहीं भेजी अभी तक करके वो भी करके भेज दें।